बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंटरबैंक में रुपया बेकदरी का शिकार, दौरान कारोबार डॉलर बनवे पैसे महंगा होकर 176 रुपए से तजावुज कर गया। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा रुपए की कदर में बेकदरी की क्या वजह है? जी, इस कारोबार के दौरान देखा गया कि डॉलर की तलब बढ़ने पर जो है कारोबार के दौरान डॉलर जो है इंटरबैंक में बनवे पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए के एक बार फिर तजावज कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का दरामदी बिल जो कहा जा रहा है 7 अरब डॉलर से जायद हो गया है, उसका दबाव है। साथ में जो बैरून तिजारती खसारा है वो भी बढ़ गया, उसका दबाव है, उसकी वजह से रुपया बेकदरी का शिकार है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल मंडलाने लगे हैं। इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स कर गिर गया है और KSE 30 इंडेक्स लोअर लॉक लगने से करीब पहुंच गया है। KSE 30 इंडेक्स में 5% की कमी हो गई है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल मंडलाने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या वजह है मंदी की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मंदी का रुझान देखने में आ रहा है और सरमाएकार ट्रेडर्स जो हैं वो परेशान हैं। हमने देखा है कि सुबह से जो है वो तकरीबन 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। तमाम उसके बाद अचानक से जो है वो 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई और इसके साथ साथ अगर हम KSE 30 इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो KSE 30 इंडेक्स में भी 869 पॉइंट्स की जो वो कमी देखी गई और इसके साथ साथ ये सूरत हाल अगर मजीद 5 मिनट तक बरकरार रहती तो KSE 30 इंडेक्स है उसमें लोअर लॉक लग सकता था। तमाम ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। जो सरमाएकार हैं वो परेशान है, ट्रेडर्स भी परेशान है। हमें सरमाएकारों से बात हुई है, उनका कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से टी बिल्स के मामले पर जो ऑक्शन हुआ है वो सूरत हाल उनके लिए बड़ी तकलीफ है, जो कि ये अक्कासी कर रही है कि 14 दिसंबर को जो स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शरह सूद जो है वो 2% पे आ जाए। तो इसकी वजह से जो है ये तमाम सूरत हाल है जो परेशान किए हुए हैं यहाँ पे सरमायाकारों को, ताजिरों को। इसके साथ साथ जो डॉलर्स की मुसलसल ऊंची उड़ान देखने में आ रही है, तिजारती खसारा बढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ जो रुपए की कदर में डिवैल्यूएशन देखी जा रही है और महंगाई की जो भी शरह है वो 2% यानी कि डबल डिजिट पे आ गई। तो इस वजह से जो है वो सरमायाकार परेशान है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरमायाकार जो है वो अपने शेयर्स को फरोख्त करने की तरजीह दे रहे हैं और मोहतात हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची बहुत सारे गलत काम हुए हैं। नस्ला टावर के मुतासरीन मजलूम, जिम्मेदार इदारे हैं। हुकूमत और इदारों के साथ बिल्डर्स भी कसूरवार हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल में आयन के खिलाफ वर्जी की गई है। नस्ला टावर के जिम्मेदार बिल्डर भी हैं और अफसरान भी हैं। मुतासरीन मजलूम हैं, मासूम हैं, उनको पैसे देने चाहिए। आज तक जितने सिस्टम सिंध में चलते रहे हैं उनके पीछे अगर 700 बिल्डिंगें गैर कानूनी बन रही हैं, मुझे जवाब दिया जाए गलत गैर कानूनी बिल्डिंग्स कौन बना रहा है? सिंध कमीशन फॉर लॉ रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑर्डिनेंस का मुस्तवदा तैयार किया गया है कि आवाम के लिए ऑर्डिनेंस लाइए, तय कर लें कि जो गरीब लोग हैं उसमें लिखे कि गुजर नाला, औरंगी नाला, इनके मुतासरीन को ज़मीनें देनी हैं। लेकिन वो काम जो इन्होंने करप्शन लेकर, पैसे देकर गैर कानूनी बिल्डिंग्स करवा दी, अब वो अदालत के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको पास कराना चाह रहे हैं। सिंध काबीना इजलास में बिल्दियाती निज़ाम को मजीद बाख्तियार करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सर्विस बनाने की मंजूरी भी दे दी। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये बसें सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलेंगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे से। आपको बता रहे हैं अहम फैसला है, सिंध काबीना इजलास में बल्दियाती निज़ाम को मजीद बाख्तियार करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सर्विस बनाने की मंजूरी भी दे दी है। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये बसें सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलेंगी। सिंध काबीना ने पासिंग पर स्टेज 65% से कम करके 50% करने की मंजूरी दे दी है। फैसला मेडिकल कॉलेज में
सीटें खाली रह जाने के बायस किया गया। आपको बता रहे हैं सिंध काबीना ने पासिंग पर स्टेज 65% से कम करके 50% करने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। सिंध काबीना के इजलास में बल्दियाती निज़ाम को मजीद बाइख्तियार करने का ये फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे, कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध काबीना का ये एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत, जिसमें लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे होंगे उनको मज़ीद बाख्तियार करने के हवाले से काबीना ने फैसला किया है, जिसमें तमाम म्यूनसिपल के जो काम होंगे वो थर्ड टियर को देने का फैसला किया गया है, ताकि शहरियों के जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। सिंध काबीना के इजलास में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सर्विस बनाने की भी इस हवाले से मंजूरी दी गई है। सर्विस में तकरीरी तरक्कियाँ, तनख्वाहें और अलाउंस, सीनियरिटी वगैरह ये शामिल हैं। ये रूल्स सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 1992 के तहत ये सब बनाए गए हैं। फाउंडेशन थैलेसीमिया और हेमोग्लोबिनोपैथी सेंटर की तरक्की और तजावीज़ के लिए काम करेगी, ताकि थैलेसीमिया को सूबे में इस हवाले से रोका जा सके। सेक्रेटरी सेहत फाउंडेशन के चेयरमैन होंगे। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर फाउंडेशन के कुल 11 जो हैं वो मेंबरान होंगे। सिंध काबीना ने थैलेसीमिया एंड हेमोग्लोबिनोपैथी फाउंडेशन कायम करने की इस हवाले से मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया कामरान, हमें अपडेट कर रहे थे। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन से खिताब में MQM रहनुमा कमर नवीद जमील का कहना था कि हकूक की जदोजहद के साथ अब अलहदा सूबे की जदोजहद भी करेंगे। दावा किया कि नए बल्दियाती कानून में सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर सिंध के शहरी इलाकों को नौकरियों से महरूम किया। पूरे कराची में एहतजाज किया जाएगा। उस वक्त मौजूद 2018 में जो कावानीन थे उनमें जो बल्दियाती इंतखाबात के पास जो अख्तियारात थे उससे ज्यादा अख्तियारात दिए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने एक अख्तियार ले लिया। और हम इन अदालतों से ये भी मुतालबा करते हैं कि कराची के नौजवानों को के मुलाजमतें छीनने के लिए जो लाखों डोमिसाइल बनाकर कराची के नौजवानों की मुलाजमतें और तालीम हासिल करने की सलाहियतें दाखिले जो उनसे छीने गए हैं। सिंध हुकूमत के मंजूर शुदा बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल कौंसिल का हंगामी इजलास आज दोपहर पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं अहम अपडेट अपने नाजरीन के साथ शेयर करें। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के मंजूर शुदा बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल कौंसिल का हंगामी इजलास आज दोपहर पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया है। वज़ीर अदला सिंध सईद गनी ने MQM और PTI के लोगों को अदाकार करार दे दिया। कहा कि ये सिंध में बदअमनी चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट कानून पर बहुत शोर मचा हुआ है। टैक्स की वसूली सूबे से लेकर बल्दिया को दे रहे हैं। लोकल बॉडीज़ को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन और लोकल कौंसिल दी जाएगी और मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिस पर अभी फैसला हुआ नहीं है, ये आगे कैबिनेट मीटिंग में आ जाएगा, जिस पर आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उस पर। जो सिंध असेंबली में हालिया पिछले सेशन में जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी। छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा कर ली, लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि उससे बात करने को तैयार है, जिसमें हमने ये किया कि जो मेयर का इलेक्शन है उसको सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए या चेयरमैन के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होने चाहिए। हमने ये प्रोविजन दिया कि जो मेयर का कैंडिडेट होगा या चेयरमैन का कैंडिडेट होगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उस काउंसिल का मेंबर हो, कोई बाहर से फर्द आकर भी उस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है।
बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल और दफातर की तालाबंदी के चौथे रोज भी काम बंद है। बल्दियाती मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक काम छोड़कर हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। DMC साउथ और ईस्ट के दफातर में मुकम्मल तालाबंदी है। DMC साउथ और ईस्ट की कचरे की गाड़ियां MC वर्कशॉप में खड़ी हैं। स्वीपिंग का काम भी बंद कर दिया गया है। हेड ऑफिस DMC साउथ, ख्यालदास पार्क, आराम बाग के तमाम दफातर में भी तालाबंदी है और ट्रेजरी के जरिए तनख्वाहों की अदायगी और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी के मसाइल हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत सिंध, वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी सिंध फौरी तौर पर मुतालबात हल करने के अहकामात जारी कर दें। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक आज सिंध भर में एहतजाज का आगाज कर दिया है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा इस्फहा ने इस वक्त YDA के चेयरमैन डॉक्टर उमर सुल्तान के साथ मौजूद हैं और इनसे एहतजाज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल कराची में। यहाँ पे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। इनके मुतालबात क्या हैं और इनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे YDA के चेयरमैन डॉक्टर उमर सुल्तान साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि एहतजाज का इस वक्त मौजू क्या है और आपके मुतालबात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम जो हैं पिछले नंबर ऑफ़ वीक से हम हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइज़ोन थे कि हमारे यंग डॉक्टर्स के जो सीधा मुतालबात हैं उस पर बात की जाए, उसको सॉल्व किया जाए। जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त डेपुटेशन पॉलिसी है कि हायर एजुकेशन के लिए FCPS, MD, MCPS डिप्लोमा के लिए पहले जो था सिंध गवर्नमेंट डेपुटेशन दिया करती थी कि आप अपना जाएं, कोर्स कंप्लीट करें और वापस आके ज्वाइन करें। फिर उसके बाद हम वो अभी तक डेपुटेशन पॉलिसी पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा मुतालबा ये था कि जो हेल्थ रिस्क अलाउंस उसको परमानेंट किया जाए। फिर उसके अलावा JPMC में 11 साल से इंडक्शन नहीं हुई, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की शॉर्टेज है, यहाँ पे लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए जो 10-10, 8-8 साल से काम कर रहे हैं, तो वो अभी तक इशू जो है बिल्कुल पेंडिंग में है। इस तरह कोविड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उस दौर में काम किया जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ऑफिस खाली पड़े हुए थे, उन्होंने जान हथेली पर रख के अपनी सर्विसेज दी, तो उनको रेगुलराइज किया जाए। ये हमारे सीधे मुतालबात हैं जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि पेशेंट सफ़र करें। इसलिए हमने सिर्फ आज टोकन बाइकआउट किया, अलामाती बाइकआउट था, प्रोटेस्ट किया हमने अपनी, ताकि अकामे वाला जो नींद में है वो जाग सके नींद से। और हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3rd फ्लोर में उनके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वो वहाँ तक रसाई नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे मुतालबात हेल्थ डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँच पाते और वो इस तरह सॉल्व नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया। ये थे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर उमर सुल्तान, जो जिना अस्पताल में जो डॉक्टर के साथ इशूज़ हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। जी, कराची के लिए जायदाद की कीमतें 25% बढ़ गई हैं। FBR ने कराची के लिए जायदाद की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किस कैटेगरी में कितनी कीमत बढ़ी है ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, FBR ने जो जायदाद की जो असल मार्केट रेट है और जो वैल्यूएशन का फ़र्क था उसको कम करने के लिए एक बार फिर जायदाद 25% तक कराची में मुख्तलिफ एरिया की जो जायदाद है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया है। और कैटेगरी A1 की बात करें तो उसमें A1 कैटेगरी के जो इलाके हैं वहाँ 12.5% का इजाफा किया है। दीगर कैटेगरी जहाँ की कीमतें बहुत कम थी उसे 25% तक का इजाफा किया है। और कैटेगरी 1, 2 और 3 की बात करें तो उसमें जो 20% तक का इजाफा कर दिया गया। और यहाँ पर जो रियल इस्टेट के जो एजेंट्स हैं और साथ में बिल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक जो FBR का इकदाम है वो दुरुस्त तो है एक तरफ के असल मार्केट रेट हो, लेकिन जो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है उस टैक्स रेट का, यानी कि एक कीमत थी जैसे किसी घर की वो 40 लाख रुपए थी, वो बढ़ के अगर 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का इजाफी जो है उस पर टैक्स का बोझ उस पर पड़ेगा। यानी कि जो अगर उसकी वैल्यूएशन अब 50 लाख पे होती है तो उस पर इजाफी 10 लाख पे जो इजाफी टैक्स का बोझ आवाम को देना होगा। उसी के साथ साथ अगर हम देखें जो वैल्यूएशन जो बढ़ाई गई है 25% एक साथ, तो इनको कहा गया कि पूरे साल अगर ये वैल्यूएशन देख रहे हो तो 6-6 महीने पर अगर बढ़ा रहे हो तो एक साथ इतना ज़्यादा बोझ नहीं आता। मरहलावार उन्होंने कहा था बढ़ाएंगे, लेकिन ताखीर करके 1 साल के बाद फिर जायदाद की वैल्यूएशन हुई है और एक साथ जो 25% तक का इजाफा कर दिया गया है। और अब कोई भी जायदाद के लेन देन करेगा तो अब इजाफी जो है उसकी वैल्यूएशन पे जो उसका टैक्स आयद होगा। और जो मुख्तलिफ कैटेगरी जो टैक्स हैं यहाँ पे जो आबाद ने भी और जो रियल इस्टेट एजेंट जो हुकूमत से मुतालबा भी किया था FBR से भी कि उसकी जो रेट है उसको कम किया जाए। और अगर असल मार्केट रेट पे करना है तो जो तमाम टैक्सेस की शरह जो 1% कर दिया जाए असल मार्केट रेट पे
पे ही टैक्स वसूल किया जाए। लेकिन ये मुतालबा अब तक उस पर नहीं अमल दरामद किया गया। लेकिन अब यहाँ पे FBR की जानिब से कराची के तमाम जो इलाके हैं उसकी कैटेगरी जो 11 कैटेगरी रखी है वो बरकरार रखी है, लेकिन उसके साथ जो जायदाद की कीमत है वो 25% तक उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आशिफ खान, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी हैं। सुजुकी की मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों पर 5 से 8 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया गया है। यामाहा के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ गईं। सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स के मोटरसाइकिल की कीमत में 5,000 से 8,000 तक का इजाफा कर दिया। कंपनी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। सरबराह मोटरसाइकिल एसोसिएशन साबिर शेख का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफा और मोटरसाइकिल के पुर्जाजात की इम्पोर्ट के बायस मुख्तलिफ कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर रही हैं। इस वक्त गवर्नमेंट को फौरी तौर पर यह करना चाहिए कि चूंकि चीज़ें महंगी हो गई, पैसा डिवैल्यू हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, फ्रेट दुनिया में बढ़ गए हैं, उसकी वजह से टैक्स भी बढ़ जाता है। जब आप फ्रेट कॉस्ट ऐड करते हैं अपनी परचेज़ के अंदर तो आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को ज़्यादा देते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्स इसका कम कर दे, जो 17% सेल्स टैक्स है उसको फौरी तौर पे 10% पे ले आए, और जो कस्टम ड्यूटीज़ के मुख्तलिफ रेशोज़ हैं, कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 35% है, उन सारे स्लैब्स को फौरी तौर पे कम करके एक यूनिफॉर्म 10% पे ले आए, तो ये इसकी कॉस्ट कम हो सकती है और दोबारा लोगों के रीच में आ सकती है। सुजुकी ने GS 110 की नई कीमत 1,99,000, GS 150 2,15,000 और GR 150 की कीमत 3,15,000 कर दी है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ये भी मुतालबा करता हूँ कि रियल इस्टेट एजेंट्स को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी पहले भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से कर चुके थे और इसके ऊपर वहाँ पर GM में भी बात हो चुकी है हमारी, और उन्होंने हमें वादा किया था कि रियल इस्टेट एजेंट्स को 3 कैटेगरीज में रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन उसके बाद जब DG साहब चेंज हुए तो आगे से इस पे भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो आल कराची रियल्टर एसोसिएशन खसूसी तौर पर वज़ीर बल्दियात सिंध और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG से मुतालबा करती है कि आप वहाँ पर रियल इस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर्ड करें, और वहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो तो रजिस्टर्ड रियल इस्टेट एजेंट के ज़रिए हो, और ताकि रियल इस्टेट एजेंट्स को भी एक जो इस अहम पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको वहाँ एक पहचान मिल सके, और ये हमारा पुरज़ोर मुतालबा है। और लास्ट पे मैं दोबारा मीडिया को ये बात बताना चाहता हूँ कि तकरीबन अगर आप देखें तो हर आए दिन, हर 1 माह के बाद, 15 दिन के बाद कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का DG चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद अगर डायरेक्टर लैंड की बात करें तो हर 15 दिन या 10 दिन के बाद पता चलता है कि डायरेक्टर लैंड कोई नए साहब आ चुके हैं। तो अदारा जिस सिमत में चलना चाहिए उस सिमत में नहीं चल रहा। हर रोज़ तबादलों की वजह से जनरल पब्लिक भी परेशान और हम रियल इस्टेट बरादरी भी परेशान। तो वहाँ पर आप कम से कम अगर किसी DG या डायरेक्टर लैंड को अपॉइंट करें तो इतने अरसे के लिए अपॉइंट करें कि वो कोई काम भी कर सके, ताकि लोग ये सफ़र ना कर सकें। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, ताकि कराची की जनरल पब्लिक और तमाम लोगों को पता चल सके कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में इस वक्त क्या हो रहा है। और लास्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने मुतालबात की तफसील DG साहब को दे रहे हैं, और अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने हमारे मुतालबात को ना देखा और उन पर अमल ना किया तो हम एक भरपूर एहतजाज की कॉल देंगे, और इसमें सारे कराची की रियल्टर बरादरी, आल कराची के साथ मुंसलिक एसोसिएशंस, उनके नुमाइंदे, उनकी मैनेजिंग कमेटी और जनरल पब्लिक के लोग शामिल होंगे, और वो एक ऐसा एहतजाज होगा जो आज तक इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा। ये हमारा
और लास्ट के ऊपर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है आपने कवर किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। रिटेलर्स एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं खबरदार, बिजली फिर महंगी करने की तैयारी कर ली गई है कि इलेक्ट्रिक अक्टूबर की एडजस्टमेंट के लिए बिजली ₹1.38 महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, कराची वाले हो जाएं होशियार, बिजली फिर महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। देखिए, आज जो समाअत हुई है उसमें चेयरमैन नेपरा ने जो है वो बहरानी का भी इजहार किया है और ने कहा है कि अखबारात में कि इलेक्ट्रिक की बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त छपी थी। पुराने समाअत की इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.38 महंगी करने की इब्तिदा सामने आई है। अब जमीनी हक़ाइक़ तब्दील हो गए हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा है और फ्यूल महंगा हुआ है तो इसका बोझ तो आएगा। फ्यूल महंगे होने का असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा और जो ताज़ा तरीन मालूमात जो वो आ रही हैं उनको ही ज़र गौर जो है वो लाएंगे। चेयरमैन नेपरा का ये भी कहना था कि अगर हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला दिया तो मीडिया हम पर तनकीद करेगा कि इलेक्ट्रिक की बिजली जो है ₹1.38 जो है महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया है और अथॉरिटी अदद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जो है वो जारी करेगी। बहुत शुक्रिया, अवैस कियानी हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी कॉलोनी में पानी के बहरान के बायस अवाम परेशानी का शिकार है। मकीन कहते हैं कि पानी के मसले पर हर कोई अपनी सियासी दुकान चमका रहा है, लेकिन मसाइल कोई हल नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। अवामी कॉलोनी में पानी का बहरान, अवाम परेशान, मगर सियासी जमातें चमका रही हैं अपनी दुकान। अवामी कॉलोनी नंबर 1 के 10,000 घराने पानी की 3 लाइनें होने के बावजूद गुज़िश्ता कई सालों से किल्लत आब से दो चार हैं। यहाँ पर आबादी के बीच में पानी जो है ना गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हमें पानी के हवाले से बहुत परेशान किया हुआ है। पानी हमें नहीं मिल रहा है, मीठा पानी किसी सूरत में, जबकि यहाँ हमारे बराबर में से 24 इंच की लाइन जा रही है मेन रोड से। आगे हमारी दूसरी आबादियाँ वहाँ भी 24 घंटे आपको पानी मिलेगा, लेकिन हमें ना दिन में मिलता है ना रात में। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का किरदार यहाँ पे सिफर है। कोई उन्होंने जिस तरीके से इलाके में उनके सर्वेयर होते हैं जो आके चेक करते हैं कि आया कि आपके इलाके में पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, जो एक्सीएन के मातहत होते हैं, तो ना तो यहाँ पे उनके सर्वेयर आते हैं ना चेक करते हैं। वो खाली बैठकर अगर एक्सीएन की तरफ से हम प्रेशर डलवाते हैं तो वो पूछते हैं सर पानी आ रहा है। मुतवस्सित और गरीब तबके पर मुश्तमिल इस आबादी को फराहमी आब के झांसे देकर कई सियासी और हुकूमती अहलकार मुख्तलिफ हीले बहानों से रकूम बटोर रहे हैं। मकीनों का कहना है कि पानी की अदम फराहमी की बड़ी वजह गैर कानूनी कनेक्शन और हाइड्रेंट्स हैं, जबकि खारे पानी के इस्तेमाल से बीमारियाँ भी आम हैं। खारा पानी पीने से तो जल्दी बीमारियाँ होती हैं, बाल झड़ रहे हैं और ज़्यादा पीने के लिए हम बाहर से ख़रीदना पड़ता है पानी, और अगर जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो ख़रीद नहीं सकते तो फिर जो है यही हम खारा पानी पीते हैं, तो इससे आपको पता है अंदरूनी बीमारियां भी इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं, बहुत परेशानी है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी इक़दामात उठाए और जंगल के कानून का सदेबाब करने के साथ साथ पानी चोरों का मुहासबा करे और पानी की फरहमी बहाल करे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में कोरोना के मजीद 48 मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं और शहर में कोरोना की शरह के शारिया 38% हो गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद इस्फहानी से। जी वाजिद, अपडेट कीजिए। जी, जिस तरह सर्दियां बढ़ती जा रही हैं इस तरह कोरोना के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जो 3,431 अफराद जो टेस्ट हुए थे उसमें से 48 जो लोग थे उनके टेस्ट पॉजिटिव आए। इस तरह शहर में जो पॉजिटिव केस की शरह थी वो 1.38 रही है। इस तरह हम गुज़िश्ता आखिरी 7 दिनों की बात करें तो आखिरी 7 दिनों में शहर में 22,480 टेस्ट हुए, जिनमें से 314 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है और इस वीक की जो है पॉजिटिव केसेस की शरह जो है 1.4 तक जा पहुंची है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के ताजरों पर एक बार फिर लॉकडाउन के बादल मंडलाने लगे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने ताजरों पर जोर दिया है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से जो है एहतियाती तदाबीर और जो नई वेरिएंट जो कोरोना वायरस का इस वक्त जिसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, उसकी तशवीश जो है वो अब कराची के जो ताजर हैं उनके अंदर भी मौजूद है, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंजुमन ताजरान सिंध के जावेद शम्स साहब के साथ, जो कि उनको एक परेशानी ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से लॉकडाउन रहा और मज़ीद अब सिंध हुकूमत इकदाम लेने जा रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ताजिर बरादरी को और सिंध हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बताया था आपको कि कराची में ताजिरों ने भरपूर साथ दिया, गवर्नमेंट का भी, आवाम का भी। लेकिन हुकूमत से हमारा सबसे बड़ा जो शिकवा रहा है पिछले 1.5 साल के बाद अब तक, वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद ताजिरों को ऑन बोर्ड लेते हुए फ़ैसले नहीं किए जाते, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ किए जाने वाला सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ताजिर बिरादरी को ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट्स को जो है वो निशाना बनाया गया और वहाँ पर जो है बैठक के लिए जो है इंडोर डाइनिंग कम की गई है और दीगर जो है वो शोबाजात में जो है वो कमी का आगाज़ किया गया है। ये तमाम वो मराइल हैं जहाँ से ताजिर बिरादरी की तशवीश में इजाफा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए ताजिर बिरादरी को ऑन बोर्ड ले, हमारे साथ मुशावरत करें, क्योंकि ये वेरिएंट कल ख़त्म नहीं होंगे, ये दूर तक चलने वाले हैं। लिहाजा इसका मुकाबला हमें मिल के करना होगा और उसके लिए कराची समेत पूरे पाकिस्तान की जो ताजिर बिरादरी है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के साथ मौजूद है। ठीक है, जैसे जावेद शम्स साहब का कहना यही है कि हुकूमत अगर कोई भी मशावरत करने के लिए पहले हमसे रब्ता करे, उसके बाद ऐसे फ़ैसले ले, क्योंकि पिछली दफ़ा जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की सूरत के अंदर कोई भी जो है वो ताजिर बरादरी से बात नहीं की थी और अपने जो हुक्मनामे जो है वो सादर कर दिए थे, जिसके बाद से जो है एक ताजिर बरादरी के अंदर एक तशवीश की लहर थी जो इस दफ़ा फिर दोबारा बहुत शुक्रिया अयाज राना, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिजोहो ने कहा है कि पीएमसी के 65% मार्क्स को काबीना ने रद्द कर दिया है, 50% नंबर पर दाखिले देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अज़रा पिजोहो का क्या कहना था, ये सुनते हैं। जो चेयरमैन था उन्होंने अपनी तरफ से, जो पीएमसी के एक्ट की भी इजाज़त नहीं देता, अपनी तरफ से 65% का जो है पासिंग स्टैंडर्ड रख दिया टेस्ट के लिए कि 65% के मार्क्स पे पास होंगे बच्चे। तो ये भी उसके उस प्रोगेटिव में नहीं था, पीएमसी के एक्ट ही में नहीं था। पीएमसी की जो 65% की जो है पासिंग मार्क्स हैं उनको उसे कैबिनेट ने रद्द किया है और 50% मार्क्स अभी डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन के लिए 50% और उससे ऊपर के जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों के, हम उन्हें दाखिला देंगे। अगर हम दाखिला नहीं दे पाएंगे बच्चों को तो हमारे यहाँ बहुत कमी रह जाएगी डॉक्टर्स की और डेंटिस्ट की। अदाकारा आयशा उमर ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। वबा की वजह से कई माह तक शोबिस की मातल रहने वाली सरगर्मियां फिर बहाल होना शुरू हुई तो ओमिक्रॉन वायरस आने का खदशा जाहिर होने लगा। मारूफ अदाकारा आयशा उमर कहती हैं कि शहरी मास्क लाजमी पहने, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपने आप को महफूज बनाएं। लेकिन अब सुना है कि एक और कोई नया वेरिएंट पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है, तो बेहतर यही है कि SOP सारे इन प्लेस रहें, क्योंकि जैसे ही सब रिलैक्स होते हैं फिर कुछ हो जाता है। सो प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड, प्लीज़ वेयर योर मास्क्स एंड प्लीज़ फॉलो SOPs। अदाकारा आयशा उमर ने लोगों को मशवरा दिया कि अगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए तो इस नई वबा से बचाव मुमकिन हो सकेगा और इसके साथ साथ तमाम सरगर्मियां भी जारी रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ राहिल बेग, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।